हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्टडी लाइव जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मित्रों। देखिए मित्रों, जैसा कि हमने आपके सामने इससे लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा संगणक का सिलेबस है उसके पार्ट सेकंड पे डिपेंड होगा। और देखिए आपके सामने जैसा कि मैंने कहा था उसी हिसाब से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि पार्ट सेकंड में यूनिट नंबर 8 में आपने देखा कि आर्थिक अवधारणाएं डाली गई हैं और उन्हीं आर्थिक अवधारणाओं में एक अवधारणा जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई अवधारणा है वो है मांग एवं मांग का नियम। देखिए ये मांग उतनी सरल है जितना हम ये कहें कि पानी ढलान की तरफ क्यों बहता है। सिंपल सी बात है, यानी मांग को समझना बहुत आसान है क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है। हम मार्केट जाते हैं, खरीदारी करते हैं, व्यक्ति अपने नॉर्मल जीवन में खरीदारियां करता है तो उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है मांग। देखिएगा, गौर कीजिएगा, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यहां लिखा हुआ है मांग एवं मांग का नियम। मांग एवं मांग का नियम हम ये कह सकते हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले हम समझेंगे किसके बारे में, मांग के बारे में। हम कह सकते हैं डिमांड के बारे में, ठीक है। तो ये डिमांड क्या होती है समझिएगा स्टूडेंट्स। हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा करना मांग है, किसी वस्तु की इच्छा करना मांग है। पर अगर इकोनॉमिकल दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिक्स बेस से अगर समझा जाए तो किसी वस्तु की इच्छा करना ही मांग नहीं होता है। यहां देखिएगा आप, मांग सामान्य अर्थ में या सामान्य बोलचाल की दृष्टि में मांग का सामान्य अर्थ किसी वस्तु की इच्छा करना होता है, किसी वस्तु की इच्छा करना होता है। ये तो बात रही एक नॉर्मल लैंग्वेज में, ये तो बात रही एक नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन आप एग्जाम देने वाले हैं संगणक का, ठीक है। या हम कहें आप ऐसा एग्जाम दें जिसमें इकोनॉमिक्स आती हो, उसके लिए ये परिभाषा पर्याप्त नहीं होगी, उसके लिए परिभाषा अपर्याप्त है। अब देखिएगा इकोनॉमिकल दृष्टि से मांग की परिभाषा क्या होती है, समझिएगा, सुनिएगा। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मांग का एक विशेष अर्थ निकलता है। वो अर्थ क्या होता है देखिएगा, किसी वस्तु या सेवा। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि उत्पादन हमेशा दो चीजों का होता है। फर्स्ट होती है गुड्स एंड दूसरी होती है सर्विस। और उसी तरीके से उपभोक्ता जो होता है वो दो ही वस्तुओं की मांग करता है, या तो दो ही चीजों की मांग करता है, या तो वस्तुओं की या फिर सेवाओं की। हम कह सकते हैं जैसे डॉक्टर्स की सेवा, जैसे अध्यापक की सेवा और जैसे इंजीनियर्स की सेवाएं, उसी तरीके से वस्तुएं जैसे पेन, जैसे कपड़े, ये सभी वस्तुएं हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता दो चीजों की मांग करता है, या तो वस्तुओं की या फिर सेवाओं की। यहां परिभाषा को देखिएगा, किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता एक समयावधि में, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है ये, एक समयावधि में निश्चित स्थान तथा वस्तु की दी हुई कीमतें या कह सकते हैं विभिन्न कीमतों पर खरीदना चाहता है, दैट इज डिमांड। एक बार फिर से आप परिभाषा को देखिएगा, किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता एक समयावधि में निश्चित स्थान तथा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदना चाहता है, दैट इज डिमांड। ये मांग कहलाती है। सुनिएगा, हमने कहा कि मांग के साथ में ये जो शब्दावलियां जिसमें मैंने कहा था, गौर कीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, मांग के साथ तीन मुख्य शब्दावलियां जुड़ी होती हैं। फर्स्ट है समय, दूसरी है स्थान और तीसरी है कीमत। जब तक ये तीन शब्दावलियां मांग के साथ नहीं जुड़ जाती हैं तब तक मांग का अर्थ पूरा नहीं हो पाता है। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसी के साथ में हम कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि मार्केट में वही व्यक्ति मांग या वस्तुओं की मांग को प्रभावित कर सकता है जिसके पास क्या हो, हम कहें वस्तुओं को खरीदने के लिए क्रय शक्ति हो, ये कह सकते हैं मनी हो, मुद्रा हो, ठीक है। तो यहां मेरा कहने का मतलब ये है
कि मांग के साथ तीन तो मुख्य शब्दावलियां जुड़ी होती हैं और तीन ही मुख्य तत्व जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं? तत्व जुड़े हुए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा मांग के साथ तीन शब्दावलियां और तीन मुख्य तत्व, जिनमें पहला तत्व क्या है? किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। देखिए, जब तक आपको किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस नहीं होगी तब तक आप उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको आवश्यकता होनी चाहिए किसी वस्तु की, तभी आप उसकी मांग करते हैं। दूसरा जो मुख्य तत्व है जो मांग के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो देखिएगा पॉइंट नंबर 2, वो है किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्रय शक्ति, हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर यानी मनी। जब तक आपके पास मनी नहीं होगी उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास, हम कह सकते हैं मुद्रा नहीं होगी, तब तक आप उस वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और तीसरा और सिंपल तत्व देखिएगा जो मांग के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि आप बोर्ड पे देखें, मुद्रा व्यय करने की इच्छा शक्ति। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आपके पास पैसा है लेकिन आप कंजूस प्रवृत्ति के हैं, हम कह सकते हैं आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते, तो क्या आप वस्तु खरीद पाएंगे? नो, इम्पॉसिबल होगा। तो तीसरा जो मुख्य तत्व है वो क्या है? मुद्रा व्यय करने की इच्छा शक्ति। सिंपल सी बात है। ओके, हम अभी वीडियो को नेक्स्ट आगे जारी रखेंगे। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी चर्चा की मांग के बारे में। देखिए, हमने ये कहा कि मांग के साथ में जो शब्दावलियां जुड़ी हुई होती हैं उनकी हमने चर्चा की। जब तक ये तीनों शब्दावलियां नहीं जुड़ जाती हैं मांग का अर्थ नहीं निकल पाता है इकोनॉमिकल दृष्टि से। ठीक है, तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मांग के साथ में इनमें से कौन सी शब्दावली जुड़ी हुई है या नहीं है, तो आप सिंपल रूप में आप पहचान लेंगे। उसी के तरीके से हम कह सकते हैं कि मांग के साथ में शब्दावलियों के साथ साथ में तत्व भी जुड़े हुए होते हैं और तीनों तत्व आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दिए हैं। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कहां पर? मांग वक्र पर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बड़ा केयरफुल तरीके से समझने का टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप मांग को नहीं समझेंगे मांग वक्र को आप नहीं समझ सकते। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मांग वक्र के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि मांग क्या है? हमने ये कहा कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक समयावधि में निश्चित स्थान पर और वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदना चाहता है। अगर इसी बात को हम मांग वक्र के रूप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मांग वक्र एक वह वक्र होता है या एक ऐसा वक्र जो वस्तु की प्राइस और वस्तु की क्वांटिटी यानी मात्रा के बीच संबंध बताता हो। ऐसे वक्र को हम कह देते हैं मांग वक्र। ध्यान दीजिएगा, आप एक वक्र देख पा रहे हैं बोर्ड पे। जितने भी इकोनॉमिकल वक्र बनते हैं, इकोनॉमिक्स में जो भी वक्र बनते हैं वो इसी 90 डिग्री के एंगल में बनाए जाते हैं मित्रों। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि मांग वक्र क्या है, यानी इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, हमने ये कहा कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य जो संबंध पाया जाता है, इस संबंध को दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाएगा? मांग वक्र कहलाएगा। ओके, सिंपल है। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, यहां देखिए हमने एक 90 डिग्री के कोण में एक वक्र बनाया है। जितने भी इकोनॉमिक्स में वक्र बनते हैं, मैंने फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं ये बात, वो सारे 90 डिग्री के एंगल में बनेंगे। हमने ये जो अक्ष लिया है, इस अक्ष को हम कहते हैं ओ वाई अक्ष। ओ वाई अक्ष, ये जो नीचे वाला हम कह सकते हैं जो समकोण अक्ष है उसे हम कह सकते हैं ओ एक्स अक्ष। ओ एक्स अक्ष, यहां ध्यान दीजिएगा, ओ वाई अक्ष में हम लेते हैं प्राइस यानी कीमत। ओ वाई जो अक्ष है उस पे हमें लेनी है कीमत, वस्तु की कीमत। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से जो ओ एक्स अक्ष है उस पे हम लेते हैं क्वांटिटी या हम कह सकते हैं मात्रा। मात्रा, वस्तु की मात्रा। देखिए, अगर हम ये कहें कि किसी वस्तु की कीमत और मात्रा के मध्य संबंध कैसा पाया जाता है, तो यहां संबंध पाया जाएगा विपरीत संबंध। विपरीत संबंध, ध्यान दीजिएगा कैसे विपरीत संबंध, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, दिमाग को खोलिएगा अपने को। देखिए, अगर हम उपभोक्ता हैं तो हमें पता है कि अगर मार्केट में हम जाते हैं और किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या आप उसकी ज्यादा मात्राएं खरीद के लाते हैं? आप सोचिए और बताइए।
नहीं, अगर कोई वस्तु किसी समय 10 रुपए कीमत पर थी और अचानक उसकी कीमत 15 रुपए हो गई तो आप उसकी ज्यादा मात्राएं नहीं खरीदेंगे, आप उसकी कम मात्राएं खरीदेंगे। कारण यह है कि उपभोक्ता क्या चाहता है कि वो कम कीमत पर ज्यादा वस्तु खरीदना चाहता है, और जब कीमतें ज्यादा हो जाती हैं तो कम वस्तुएं खरीदता है। सिंपल सी बात है। तो यहां देखिए, किसी समय वस्तु की कीमत P है तो उस समय उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्राएं खरीद रहा है, Q मात्राएं। इसे हम ये भी कह सकते हैं अंकगणित के हिसाब से कि किसी समय वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उस समय उपभोक्ता इसकी 20 इकाइयों का क्रय कर रहा है, खरीद रहा है। सोचिएगा, थोड़ा समझिएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य जो संबंध दर्शा रहा है, ऐसे वक्र को हमने नाम दे दिया मांग वक्र। हमने देखा कि मांग वक्र होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य जो संबंध बता रहा है, ऐसे वक्र को मांग वक्र कह देते हैं। यहां हमने ये देखा कि मांग वक्र क्या था, वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को बताता था। ठीक है, अगर डेफिनेशन रूप में कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा के मध्य पाए जाने वाले संबंध को बताने वाला वक्र क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये जो कर्व बनाए गए हैं, ये जो कर्व है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मांग वक्र का आकार कैसा होता है, मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। मांग वक्र का आकार, आकृति जो होती है इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। लेकिन यहां सरलता के रूप में या सरल रूप में दर्शाने के लिए हम मांग वक्र को एक सीधी रेखा के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक है, वरना अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, इकोनॉमिकल दृष्टि से देखा जाए, तो मांग वक्र की आकृति एक वक्र के तरीके से होती है, एक घुमाव ली हुई रेखा के समान होती है। ठीक है, यहाँ मांग वक्र और मांग, हम कह सकते हैं कि मांग जो वक्र है वो वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य कैसा संबंध दर्शाएगा, विपरीत संबंध दर्शाएगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ मांग वक्र का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप मांग को नहीं समझेंगे, आपके यहाँ सिलेबस में टॉपिक डाला गया है मांग का नियम। हम एक सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि जब तक हमने किसी पेड़ को नहीं जाना तो उस पेड़ की शाखाओं के बारे में या उस पेड़ के फलों के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो आपको पहले, या और भी सिंपल तरीके से कहें, आप जंगल क्या होता है, जंगल कुछ पेड़ों का समूह होता है। तो जंगल को जानने के लिए हमें उस जंगल में उगने वाले एक एक पेड़ को जानना होगा कि यहाँ जंगल किन पेड़ों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरीके से मांग के नियम को समझने से पहले आपको मांग का अर्थ समझना होगा। सिंपल, ओके, मैं समझता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर बने रहते हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको बार बार कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, एक गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।